ગુજરાતની ધરા અજાયબ છે, આ ધરતીનો જોશ લાજવાબ છે. ગુજરાતનું ખમીર અદ્ભુત છે, કારણ કે અહીંનો યુવા મજબૂત છે અને એ જ યુવા દેશ ભારતનું યુવા રાજ્ય છે આપણું ગુજરાત. એ જ ગુજરાતની યુવા પ્રતિભાની સફળતાની કહાની, સફળતાની સફર અને તેની સાથે બીજી ઘણી બધી જાણી અજાણી વાતો લઈને હું જાગૃતિ આપની સમક્ષ હાજર છું અમારી વિશેષ રજૂઆત યુવા ગુજરાત સાથે. કે જે છે રાજસ્થાનના એક નાનકડા ગામની, પરંતુ તેને આજે જે સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે કાબિલે તારીફ આ સિદ્ધિ. અને આજે ગુજરાતમાં અને ખાસ કરીને અમદાવાદમાં તેનું નામ સામે આવે ને તો જે માથાભારે તત્વો, ખૂંખાર તત્વો હોય છે ને એ થરથર કાપવા લાગે છે અને થરથર કાપવાની સાથે તેઓ ભૂગર્ભમાં પણ ઉતરી જતા હોય છે, કારણ કે આ છે દબંગ ડેલુ. જી હા, આજે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ અમદાવાદ ઝોન 7ના ડીસીપી પ્રેમસુખ ડેલુ સાથે. પ્રેમસુખજી, સ્વાગત આપનું. સૌથી પહેલા તો જય હિન્દ, જય ગુજરાત. જી નમસ્તે. પ્રેમસુખજી, અમારા ગુજરાતમાં એવું કહેવાય છે ડેલુ એટલે સૌરાષ્ટ્રના જે ગામડાઓ હોય છે, એક મોટો ઘર હોય છે અને એની બહાર મોટો દરવાજો હોય છે. નોક કરો એટલે નાની દેરી ખુલે અને એની પછી અંદર જવાનું હોય છે, તો એ ડેલુ. પૂછવા પાછળનું તાત્પર્ય એવું છે કારણ કે તમારી સરનેમ ડેલુ છે, તો એ સરનેમ વિશે થોડી ઇન્ટરેસ્ટિંગ આ સરનેમ છે એટલા માટે પૂછી રહી છું. डेलू एक बाई कास्ट आती है राजस्थान के अंदर. मैं है स्पेशली बिश्नोई कम्युनिटी होती है वहाँ पर. मैं बिश्नोई कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ. हमारे जो है वो गुरु संत जाम्बोजी थे, जो कि गुरु नानक के समय में है वो राजस्थान के बहुत बड़े एक भक्ति संत थे. उन्होंने एक बिश्नोई संप्रदाय चलाया था जिसमें 29 रूल्स होते हैं. तो जिन लोगों ने 29 जो रूल्स फॉलो किए थे वो लोग है वो बिश्नोई, यानी 20+9 बिश्नोई है वो कहलाए थे. तो मैं उसी बिश्नोई कम्युनिटी से है वो बिलोंग करता हूँ और उसके अंदर है वो एक सब कास्ट होती है डेलू. तो वही डेलू. એટલે ગુજરાતમાં આપણે જેને ડેલુ કહીએ છીએ, ડેલી કહીએ છીએ, એવી રાજસ્થાનની એક કાસ્ટ છે ડેલુ, અને એટલા માટે જ પ્રેમસુખ ડેલુ એવું કહેવાતા હોય છે. ખાસ કરીને એક નાનકડા ગામમાંથી જ્યારે યુવાન સામે આવતો હોય છે ને ઘણા બધા સોનેરી સપના આંખમાં હોય છે. સર, તમે પણ ઘણા બધા સપના જોયા હતા, પરંતુ તમારું બાળપણ ખૂબ જ ગરીબીની વચ્ચે વીત્યું છે અને એવો પણ ઉલ્લેખ છે કે 8 વર્ષના આપ થયા, એટલે કે 8મા ધોરણ સુધી તમે અભ્યાસ કર્યો. ત્યાં સુધી પપ્પા તો ઊંટ ગાડી ચલાવતા હતા, કિસાન પરિવાર, પરંતુ તમે 8મા ધોરણમાં આવ્યા ત્યાં સુધી તમે હાફ પેન્ટમાં જ હતા. તમે કદી ફૂલ પેન્ટ પહેરી શકો એવી તક પણ નહોતી મળી. તો આ જે તમારો સંઘર્ષમય સફર ચાલી એના વિશે શું કહેશો? मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर संसाधनों का बहुत अभाव है. तो लगभग जो हर विद्यार्थी है उसकी यही कंडीशन होती है कि बहुत ही बारिश कम होती है और जो खेतों की जो ज़मीन होती है वो उपजाऊ नहीं होती है. तो लगभग हम सभी विद्यार्थियों की सेम ही कंडीशन होती थी. घर वालों के पास सीमित संसाधन थे. हम लोग स्कूल जाते थे तो घर वाले ये भी बोलते थे कि नॉर्मली हम चप्पल पहन के भी नहीं जाते थे. तो चप्पल पहन, क्योंकि ऐसा लगता था कि स्कूल में जाएंगे तो चप्पल है वो गुम करके आ जाएंगे, क्योंकि बाहर खोल. तो फिर जब दोपहर के समय में वापस घर आते थे तो वहाँ पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा धूप पड़ती है, तो मिट्टी है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी है वो ठंडी भी हो जाती है. तो दोपहर के समय में जब वापस आते थे तो वहाँ राजस्थान में एक सिस्टम होता है कि घर के जो बाथरूम होते हैं वो घर के बाहर की साइड सड़क या गली की साइड बने होते हैं. तो उनका जो पानी है वो गली के अंदर आता है. हम स्कूल जाते थे तो वापस आते समय जब इतनी ज़्यादा मिट्टी गर्म हो जाती थी, पैरों में चप्पल नहीं होती थी, तो ऐसे भागते भागते जो बाथरूम का पानी गली के अंदर आता था उसके अंदर पैर रखते थे. और फिर आगे जो बिजली के जो पोल होते थे उसकी छाया के अंदर भाग के वहाँ थोड़ी देर खड़े होते थे. फिर आगे कहीं पर पैर रखा, फिर इस तरह. तो वो एक अलग जीवन था और उसका एक अलग संघर्ष था और उसका एक अलग मज़ा था. और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें होने की है वो वजह से ही आज है वो यहाँ तक पहुँचा हूँ. तो उस चीज़ को लेकर मुझे कभी ये रिग्रेट नहीं रहा कि ये सब चीज़ें रही या जीवन के अंदर. वो चीज़ें सोच के और बहुत ही अच्छा लगता है कि ये सब चीज़ें हुई, इस वजह से आज है वो यहाँ तक पहुँचा. પ્રેમસુખ ડેલુજી, 4 ભાઈ બહેન અને 4 ભાઈ બહેનમાં સૌથી નાના તમે છો. માતા પિતા ભણેલા નથી, પરંતુ તમને ભણવા માટે કોઈ પણ પ્રકારની કસર નથી છોડી. તો એ સંઘર્ષ માતા પિતાનો કેવો હતો?
आज मैं जो भी हूँ और जो कुछ भी मैं देखता हूँ कि वो सब बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद और माता पिता के वजह। माता पिता ने कुछ नहीं था पास में, लेकिन उन्होंने कभी मेरे को ये नहीं कहा कि अपने पास कोई चीज़ की कमी है। उन्होंने हमेशा ये कहा कि तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो चीज़ है वो तुम्हें मिलेगी। मैं देखता था कि जो माता जी है वो एक खेत के अंदर पशु चराती थी और जो पिताजी है वो दूसरे खेत के अंदर काम करते थे। जब पशु है वो दोपहर के समय में खेत के अंदर चरते चरते जब वो बैठ जाते थे खेजड़ी के नीचे, तो जो माता जी है वो रोटी बना के पिताजी के लिए दूसरे खेत में वो लेके आती थी। तो वो उनका ये संघर्ष था। उस संघर्ष को हमने जब देखा तो हमें लगा कि यार अपने लिए ये इतना संघर्ष कर रहे हैं, अपना पेट काट के और हमें पढ़ा रहे हैं, तो हमें निश्चित रूप से कुछ ऐसा करना चाहिए कि इनका गर्व से है वो नाम ऊपर हो। तो यही सब चीजें थी कि जो हमेशा हमें है वो प्रेरित करती थी। મોટા ભાઈ છે એ રાજસ્થાનમાં પોલીસ હેડ કોન્સ્ટેબલ અને તમારા કઝિન કે જેના સાથે તમે ભણતા હતા અને આ બધી સિવિલ સર્વિસીસ જે ગવર્મેન્ટની તૈયારી હોય છે પરીક્ષાની એ તમે કરતા હતા અને એ ભાઈ તમારા જે કઝિન છે એ કઝિન બી તમારા આરએસ, તો આ તમારા ભાઈ તમારી માટે પ્રેરણા બન્યા કે તમે નક્કી કર્યું હતું કે મારે દેશ માટે કંઈક કરવું છે અને મારે આ ફિલ્ડમાં કાં તો આ કરિયરમાં મારે આગળ વધવું છે? एक शुरू से ही मुझे एक ऐसा लगता था कि मैं बहुत ही थोड़ा सा महत्वाकांक्षी था शुरुआत से। तो जब मैं 5th 6th क्लास के अंदर था उस समय से भी मैं न्यूज़पेपर है वो पढ़ता था। अच्छा। और फिर बाद में शुरुआत के अंदर मन में ये था कि भाई किसी भी तरह से एक सरकारी नौकरी मिल जाए और सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि हमारे लिए सर्वाइवल था ये कि नौकरी मिलेगी तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो पहले ये था कि एक सरकारी नौकरी है वो मिल जाए। जैसे ही सरकारी नौकरी मिली उसके बाद में आगे ये था कि बस मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। और उसमें बड़ा भाई है वो पुलिस के अंदर हेड कांस्टेबल था, तो बड़े भाई ने फिर कहा कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं है वो सब चीज़ें परिवार को और हैंडल है वो कर लूँगा। तो मेरे मन में ये था कि चाहे कुछ भी हो जाए, तो मैं खुद है वो धीरे धीरे सबसे पहले मैं तलाटी का एग्ज़ाम मैंने पास कर लिया और मैं जिसको तलाटी को राजस्थान के अंदर है वो पटवारी बोलते हैं। हाँ। तो मैं पटवारी की नौकरी के अंदर आ गया। फिर मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया, तो कॉन्फिडेंस को मैंने बिल्डअप करने के लिए मैं कोई भी एग्ज़ाम आता राजस्थान के अंदर तो मैं वो एग्ज़ाम देता था और उस एग्ज़ाम को मैं पास करता रहा। तो सब जगह एक धीरे धीरे ये बन गया कि ये आदमी जो भी एग्ज़ाम देता है उस एग्ज़ाम को है वो पास कर जाता है। तो धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हुआ। शुरुआत में मुझे ऐसा लगता था कि क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का विद्यार्थी था और पूरी मेरी एजुकेशन है वो सरकारी स्कूल के अंदर हुई, तो एक मन के अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि भाई यार अपने है वो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है अपनी, तो अपन यूपीएससी या दूसरी एग्जाम अपन क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो मैंने स्टेट सर्विस का सोचा कि अपन है वो स्टेट सर्विस के लिए, जैसे जहाँ पर जिनको जीएस बोलते हैं उसको राजस्थान में आरएस बोलते हैं, राजस्थान प्रशासनिक सेवा। तो मैंने उसके बारे में सोचा कि मैं ये तैयारी करूँगा। तो मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के साथ ही मैं 21 साल की उम्र के अंदर ही है वो राजस्थान जो प्रशासनिक सेवा उसका इंटरव्यू देने के लिए मैं वो चला गया। तो वहाँ से मेरा जो मेरे को सेल्फ मोटिवेशन मिला कि यार मैं इस उम्र के अंदर भी इंटरव्यू देने आ गया तो मैं है वो आगे बढ़ सकता हूँ। मतलब एक मिक्स प्रेरणा कि जैसे अपने सीमित संसाधन थे, ये लगता था कि यार अपन हर जगह पीछे रहते हैं, अपने को एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो फील होता रहता है, तो अपने को भी जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जीवन मन में ये है कि भाई जीवन एक बार मिलता है, किसने दूसरा जीवन देखा है। तो इस दुनिया के अंदर आए हैं तो कुछ एक ऐसा करके जाएं कि है वो सभी याद रहे। આપણે કરી રહ્યા છે ડેલુ સાથે દિલ ધડક દાસ્તાનની વાતો। હજુ તો આ શરૂઆત છે, હજુ કેટલીક ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાતો આપણે કરવાના જઈ રહ્યા છે। એમએ ઇન હિસ્ટ્રી ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ 2015 યુપીએસસી 170મો રેન્ક અને તે પણ હિન્દી મીડિયમ સાથે। 6 વર્ષનો આ સમયગાળો ખૂબ જ ઓછો સમયગાળો કહેવાય, કારણ કે 12 જેટલી સરકારી પરીક્ષા તમે પાસ કરી છે। સર, એ સવાલ પૂછવાની ઈચ્છા ખૂબ જ વધારે થતી હોય છે કે જ્યારે સરકારી આવી રીતે એક્ઝામ બહાર આવતી હોય છે ત્યારે આપણે વર્ષોની વર્ષો મહેનત કરતા હોઈએ છીએ, પરંતુ 6 વર્ષમાં 12 પરીક્ષા પાસ કરવી એ કાબિલે તારીફ। આ એક્સપિરિયન્સ તમારી સાથે શેર કરો। मैंने इधर एमए हिस्ट्री से है वो गोल्ड मेडलिस्ट है वो किया और साथ में ही जैसे बीए कंप्लीट हुई, कंप्लीट होते ही मेरा है वो एमए शुरू हुआ और शुरू के साथ ही मैंने नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया। तो उधर नेट जेआरएफ है वो मेरा कंप्लीट हो गया। तो अब मेरे एक ये फिक्स था कि इधर नेट हो रखी है तो कॉलेज लेक्चरशिप के लिए भी अपन एलिजिबल है और जेआरएफ मिली हुई है, तो अपन आगे पीएचडी भी करेंगे तो भी अपने को स्कॉलरशिप भी मिलेगी। तो ये मेरा जीवन के अंदर एक फिक्स हो गया कि भाई अब है वो अपने को कोई दिक्कत है वो नहीं है।
फिर एग्ज़ाम देता रहा, और एग्ज़ाम देने से पहले मेरे सक्सेस होने का जो सबसे बड़ा राज है वो ये कि मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत मेहनती रहा हूँ। एक राउंड ही राउंड लगाते रहे। मैं हमेशा स्मार्ट स्टडी करता था। एग्ज़ाम क्या है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, सिलेबस की हार्ड कॉपी हमेशा पास रखता था कि ये एग्ज़ाम का सिलेबस है, इसमें ये टॉपिक्स है। मैंने अभी तक कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ा है और कौन सा टॉपिक है वो मैंने नहीं पढ़ा है। उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के पिछले 5-7 साल के पेपर क्या है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा। तो ये सब चीज़ें देखता था। उसके बाद में है वो ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद में मैं जितने ज़्यादा हो सकता है मॉडल पेपर सोल्व करता था, मॉक टेस्ट देता था। तो एग्ज़ाम के अंदर मुझे कभी ये फील नहीं होता था कि मैं आज स्पेशली एग्ज़ाम देना है। जैसे रूटीन में डेली के है मॉडल पेपर सोल्व करता था, वैसे ही है वो एग्ज़ाम दे के आता था, और सबको ये लगता था कि इसका तो सिलेक्शन हो जाएगा। એ આશા છોડી દે છે યાર, એક વખત, બે વખત, 3 વખત, કારણ કે એ લોકો તૈયારી કરે છે, સમય પણ ત્યાં આપે છે, પોતાનું એનર્જી પણ આપે છે, સામે બીજી કોઈ જોબ પણ નથી કરતા. કેમ? સરકારી નોકરી જોઈએ છે, પ્રિપેરેશન ખૂબ જ લાંબા સમયની માંગી લેતા હોય છે. તો આવા વિદ્યાર્થીઓ માટે આપ શું કહેશો? मेरा सबसे पहले उनको ये संदेश है कि देखो, जीवन के अंदर आप असफल हुए हैं तो हर व्यक्ति की सफल और असफल होने का मीनिंग अलग होते हैं। अपन असफल को कभी असफल मत मानिए कि आप असफल हो गए। आपने जो चीज़ पढ़ी है वो कहीं ना कहीं काम आएगी। मैं मेरे जीवन से रिलेटेड ही आपको कुछ एग्जाम्पल दे के बताऊंगा। जैसे मेरा पहले मन ये था कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरे 12th तक साइंस बायो है वो थी। मतलब ये आईपीएस अभी बने हो, पर अगर आप आईपीएस नहीं होते तो शायद आप डॉक्टर होते। Okay. तो मेरा ये था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं नहीं बन पाया डॉक्टर। मैंने है वो मेडिकल का एग्जाम दिया, लेकिन मेडिकल के एग्जाम में मैं सफल नहीं हुआ। लेकिन मैं सफल नहीं हुआ तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि मैं जीवन में असफल हो गया। तो मैंने ये सोचा कि ईश्वर ने अपने लिए और कुछ अच्छा कर रखा है, तो इसलिए मैंने मेरा स्ट्रीम चेंज किया और मैंने साइंस छोड़ के और मैंने बीए किया। है वो बैचलर इन आर्ट्स है वो मैंने किया। बीए करने के बाद में जब मैंने यूपीएससी की तैयारी का सोचा और मैं यूपीएससी की तैयारी के लिए गया, तो जब मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू के अंदर मैक्सिमम जो क्वेश्चंस मुझे पूछे गए थे वो साइंस से पूछे गए। तो जिस समय मैंने साइंस की जो पढ़ाई की थी वो भले ही मेरे को डॉक्टर नहीं बना पाई, लेकिन उसी पढ़ाई ने मेरे को है वो यूपीएससी का एग्जाम है वो क्लियर करवा दिया और मेरा फाइनल है वो सिलेक्शन करवा दिया। तो मैं कभी ये नहीं कह सकता कि मैं है वो उस समय असफल हो गया। हमें असफलता को कभी असफलता मानना ही नहीं। जो हमने पढ़ा है, जो ज्ञान हमें जीवन के अंदर मिला है, वो निश्चित रूप से जीवन में कहीं ना कहीं है वो पक्का है वो काम आएगा। तो मैं उस समय घबराया भी नहीं। जब तक थोड़ा हल्का सा स्ट्रेस फील नहीं होगा तब तक हम कभी भी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अपन खुद अपना भी देखिएगा कि जॉब के अंदर भी हल्का हल्का स्ट्रेस होता है तो हमारी परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये नेचुरल है, तो इसको हमेशा नेचुरल वे के अंदर लेके और उसका हमें मैनेजमेंट करना सीखना चाहिए कि ये जो स्ट्रेस है वो एग्जाम के समय में कैसे हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको नेगेटिव रूप से प्रभावित ना करे, इसको पॉजिटिव है वो वे के अंदर है वो हमें रास्ता दिखाए। तो उसको हमेशा मैनेज करना सीखना चाहिए। कि जैसे मैं मेरे दोस्तों को शाम के समय में फ़ोन करता था। मेरे एक बहुत ही अच्छे मित्र हैं जो राजस्थान में भी एसडीएम है, एसडीएम चित्तौड़गढ़ है, श्याम सुंदर बिश्नोई। मैं उसको कई बार फ़ोन करता था तो मैं उसको कहता था कि भाई इस शाम के समय ऐसे फ़ोन करूँ तो कुछ इधर उधर बोल दूँ तो ऐसे बुरा मत माना। तो ऐसे उल जुलूल बातें बोलते थे, उनको कुछ भी बोलते थे, वो अपना स्ट्रेस है वो निकल जाता था। ऐसे पढ़ते पढ़ते थक जाते थे तो ठंडे पानी से खड़े होकर मुंह धो लेते थे, इधर उधर घूम लेते थे, गाना गुनगुना लेते थे, वापस फ्रेश हो जाते थे। फ्रेश होकर वापस पढ़ने के लिए बैठ जाते थे कि यार मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मैं क्यों घबरा रहा हूँ, मेरे पास खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है, और यदि मैं थोड़ी सी मेहनत करूंगा तो पाने के लिए तो मेरे पास पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया को पालूंगा। तो मुझे घबराने की, मेरे पास ऐसी कोई चीज ही नहीं थी कि जिसको लेकर मैं घबराऊं, क्यों घबराऊं। और आपने तो पा लिया है, कारण કે 1 વર્ષ થયું છે સરના મેરેજને। તો આ જે આપણે ઇમોશનલની પણ વાત કરી, ઇમોશનલ બોન્ડિંગની વાત કરી, તમે તમારા મિત્ર સાથે બધું સ્ટ્રેસ રિલીફ કરતા હતા કે જેટલું ડિપ્રેશન હોય સાંજે ફોન કરીને કરતા હતા, હવે તમે આ સ્ટ્રેસ તમારા પત્ની સાથે અને તમારું પ્રોફેશનલ અને પર્સનલ લાઈફને કેવી રીતે બેલેન્સ કરો છો? मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरी जो वाइफ है भानुश्री नाम है, वो भी पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छी है। तो वो खुद भी है, वो पीएचडी अभी नहीं कर रही है, वो यूपीएससी की है, वो थोड़ा बहुत एग्जाम की जैसे तैयारी कर रही है, वो एग्जाम की ही तैयारी कर रही है। तो वो खुद है वो पढ़ाई को लेकर बहुत है, तो हम दोनों का जो डिस्कशन होता है वो भी पढ़ाई को लेकर होता है। तो हमें कभी ऐसा फील ही नहीं होता है कि ये सब, और बहुत ही समझदार और बहुत ही अच्छा है। और मुझे ये फ़ायदा होता है कि जैसे प्रोफेशनल लाइफ में भी कई बार है ऐसी फीलिंग होती है कि यार क्या है ये सब, तो एक साथ में है वो साथ देने वाला आ जाता है, सहयोग देने वाला आ जाता है, तो प्रेशर और अच्छे से और रिलीज हो जाता है।
આઈપીએસ और અમદાવાદ ઝોન 7ના ડીસીપી, ગુજરાત કેડરના આઈપીએસ. હવે આઈએએસ તમારું એક સ્વપ્ન છે. लेकिन अब मैं कोई किसी भी प्रकार की तैयारी है वो नहीं कर रहा हूँ. बस मैं सेटिस्फाई हूँ कि मैंने जितना अभी पिछले 4-5 साल के अंदर जितना मैंने काम किया है और उस काम से और मैंने फील्ड का चीज़ देख के और मैं एकदम सेटिस्फाई हूँ और मैं इसी चीज़ को आगे कर. તો અભી આઈએએસ કે બારે મેં કુછ भी नहीं है. આપ તમે ગુજરાતમાં છો, રાજસ્થાનમાં તો તમે ખૂણે ખૂણેથી વાકેફ તો છો જ, પણ ગુજરાતમાં તમે ઘણા વર્ષોથી ગુજરાતની કઈ બાબત તમને સૌથી વધારે વાલી લાગે છે? मैं कई बार बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे है वो गुजरात कैडर मिला. यहाँ के कल्चर, यहाँ के लोग और सबसे अच्छा मुझे यहाँ की भाषा लगती है. बहुत ही मीठी भाषा है और मेरी वाइफ भी ये सुन के वो बहुत खुश होती है जब मैं उससे है वो कई बार गुजराती के अंदर बात करता हूँ. તો પછી અમારી સાથે ગુજરાતીમાં જ વાત કરો અત્યારે. હવે આ જવાબ મને ગુજરાતીમાં જોઈએ. હું ઘણો બધો है वो गुजराती लोका સાથે है वो જોડાયેલો છું અને ગુજરાતી લોકો ને જ્યારે હું મળવા માંગુ છું યા જ્યારે હું મળું છું તો બધા મારા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અને બીજા અરજદાર જ્યાં મારે પોલીસ સ્ટેશન યા મારે ઓફિસ આવે છે તો બધા મારે સાથે મારે જોડે હિન્દીમાં વાત કરવા માંગે છે, પણ હું એને બધા લોકોને કહું છું કે તમે હે वो મારે જોડે ગુજરાતીમાં વાત કરો. કારણ કે હું પોતે પણ હવે ગુજરાતી થવા માંગુ છું. હું મારા મિત્રને જ્યારે वो कुछ भी मेरे को बोलते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि હવે હું ગુજરાતી થઈ ગયો. तो अच्छा लगता है. मतलब मुझे गुजराती અહીંનું જે ફૂડ કલ્ચર છે, એની જે ખાણી પીણી છે એ કેવી લાગે છે? बहुत ही अच्छा लगता है. लेकिन थोड़ा सा ये लगता है कि सब खाना मीठा होता है थोड़ा सा, तो हम थोड़ा सा है वो नमकीन टाइप का खाना खाते हैं. तो शुरुआत में ऐसा लगता था कि यार सब खाना मीठा होता है, लेकिन अब मज़ा आता है खा के. जैसे और नाम भी बड़े ऐसे अच्छे होते हैं, वो फाफड़ा, खाकरा, ढोकला, ऐसे नाम भी. तो नाम सुन के भी बहुत मज़ा आता है. और दूसरे मित्र भी फोन करते हैं तो कहते हैं कि आज क्या खाया? तो मैं कहता हूँ आज खाकरा खाया. तो वो बहुत खुश होते हैं. અને હવે આવે છે દબંગાઈની વાત. એવું કહેવાય છે પ્રેમસુખજી કે ડેલુ કે એટલે ફાઇનલ, ઈમાનદાર, પ્રામાણિક, પરંતુ દબંગાઈ માટે પણ તમે એટલા જ જાણીતા છો. કારણ કે જે માથાભારે તત્વો હોય છે, જે ખૂંખાર આપણે કહી શકતા હોઈએ છીએ કે આડેધડ એ સામાજિક શાંતિ હોય છે અને અસામાજિક બનાવી દેતા હોય છે, તો તમારું નામ સાંભળીને થરથર કાપવા લાગે છે. તો એ એક્સપિરિયન્સ તમને કહો અને કોઈ એવો ચોટદાર કિસ્સો કે જે તમારી દબંગાઈ આજે દર્शकों जनावे. जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम पुलिस के अंदर रह के हम कभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम दबंग बने या ये सब. ये फिल्मों में है या सब दूसरी जगह. हम ये चाहते हैं कि कानून का राज हो. बराबर. कोई भी आदमी कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए और जो गरीब जनता है उसके अंदर किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए. वो हमारे तक आए, उसको कोई आदमी लोकल गुंडा बन के, दादा बन के उनको कोई भी आदमी दबा ना पाए. तो हमने 2 गैंग, एक सुल्तान खान जो गैंग थी उसमें 11 लोग थे जो यहाँ पर खंडनी का काम करते थे, गैर कायदेसर जो बिजली है उसको चोरी करके लोगों को सप्लाई करते थे, और जो सरकारी ज़मीन है उसके ऊपर ये लोग है वो कब्जे का काम करते थे. और जो गरीब लोग हैं उनको डराते थे, जो लारी गल्ला वाले हैं उनके ऊपर जाना, उनसे कुछ छीन लेना, उनसे हफ्ता है वसूली का काम करना. तो 11 लोगों के ऊपर हमने है वो गुस्सी टो का गुनाह दाखिल किया. गुस्सी टो का गुनाह दाखिल करके और हमने उन लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया. उसके बाद में अजर किटली गैंग थी, वो भी यही काम करते थे, लोगों को डराना और लोगों सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा करना. किसी का भी घर है, किसी का भी मकान है, उसके ऊपर जाके ये लोग कब्जा कर लेते थे और ये डराते थे. और पुलिस यहाँ पर जाने से, अंदर जाने से इसलिए कि ये लोग है वो पुलिस के ऊपर पत्थर मारा करवा देते हैं. तो मैंने कहा कि नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूँ, मैं खुद आपके साथ कितनी चोटें खाई है? मैं पैदल जाता था, किसी की हिम्मत नहीं कि कोई पुलिस को, हमारे साथ पुलिस हो. ये हमारे अंदर का भय होता है कि कोई हमें चोट देगा, कोई नहीं. मैं सबसे आगे रहता था. आज तक किसी आदमी की हिम्मत नहीं, क्योंकि कानून हमारे साथ है, पुलिस हमारे साथ है. कौन कैसे हमें है वो चोट पहुंचा सकता है. हम गए जाके और हमने जो बदमाश लोग थे उन लोगों को हम लाए, पैदल घूमे, हम सिविल ड्रेस के अंदर घूमे, हम लोगों से मिले कि भाई आपको क्या दिक्कत है. हम हर बहन बेटी से मिले, हम हर लारी गल्ले वाले से मिले, मैं खुद मिला, सबसे जा के मिला. हम सिविल ड्रेस में जाते थे, अकेले जाते थे कि भाई आपको कोई दिक्कत है. हम उनको ये नहीं बताते थे हम कौन है, इस एरिया में कोई दिक्कत. घर में कितना डर रहता है क्योंकि इन सारे हालात के सामना करना पड़ता है. तो अभी तो शादी हुई 1 साल हुआ है, तो वाइफ ने केवो डर लागे? कारण के मौज शौक वाली जिंदगी तमे डर नहीं लगता, हम दोनों एक जैसे. और
पीछे से भी हमने ये सब संघर्ष देखा तो हमें बिल्कुल डर लगता ही नहीं है। તો બંને જ્યારે તમને થોડો ફ્રી ટાઈમ મળે છે ત્યારે તમે શું કરવાનું પસંદ કરતા હો છો વાઇફ સાથે? તમે બહાર આઉટિંગ માટે જાઓ છો, ડિનર કેવી, शॉपिंग, मूवीज? ये दोनों ही हम थोड़ा सा ऐसा है कि इतना शॉपिंग का और बाहर जाने का, घूमने का कम शौक है। हम जैसे ही दोनों को मौका मिलता है तो हमें बाहर जो नेचुरल प्लेस होते हैं वहाँ पर जाते हैं। આજની યંગ જનરેશન માટે આપ એક પ્રેરણાદાયી સ્ત્રોત છો, આપ શું કહેશો? मैं मेरी कहानी के माध्यम से ही युवा लोगों को वो संदेश देना चाहूँगा कि हमें कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं। फिर हम क्या है कि शिकायतकर्ता बन जाते हैं और हमें सेल्फ सेटिस्फिकेशन मिलने लग जाता है कि यार शिकायत की और मैं तो कभी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो ये बोल दूंगा कि आपने हमारे लिए क्या किया। ये सब हमारे लिए हमारे परिवार वाले हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, तो हमें कभी भी उसको ऐसे नहीं लेना है कि परिवार वाले कुछ नहीं। तो हमें मेहनत करनी चाहिए, जितना हो सके मेहनत करें। जो टाइम हमारे पास में, जैसे कुछ पढ़ते समय कुछ चीज़ नहीं आ रही थी, एक डायरी रखता था पास में, डायरी में लेता था। बस के अंदर बैठे हैं वो डायरी पढ़ रहे हैं, चाय की थड़ी के ऊपर बैठे हैं वो डायरी पढ़ रहे हैं। तो मतलब मेहनत के अंदर अपने को अपना 1 मिनट या 1 टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं खुद ना चाय पीता ना मैं कॉफ़ी पीता। तो नशा करने वालों को मैं यही कहना चाहूँगा कि नशे को कभी भी स्टेटस सिंबल मत बनाइए। शुरुआत में विद्यार्थी जीवन के अंदर अपने को ऐसा लगता है कि ये हमारा स्टेटस सिंबल है, मैं सिगरेट पीता हूँ तो मैं अच्छा लगता हूँ, या मैं ये चीज़ मेरे पास एक बहुत बढ़िया धूम स्टाइल जैसी बाइक हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो चीज़ें वर्तमान में हमें अच्छी लग रही है विद्यार्थी जीवन के अंदर, जो चीज़ें अच्छी लग रही है वो सब चीज़ें हमारे कैरियर को बर्बाद करने वाली, और जो चीज़ें वर्तमान में हमें बहुत ही मुश्किल लग रही है वो सब चीज़ें हमें कैरियर बनाने वाली है। एक सीधा सा एक लाइन के अंदर जो चीज़ें अब अच्छी लगती है वो चीज़ें सब बर्बाद करने वाली है, और जो चीज़ें अभी बहुत मुश्किल लगती है, बहुत बुरी लगती है, वो सब आगे के जीवन को बना। आगे हमारे पास बहुत अच्छा मोबाइल भी होगा, जो चाहेंगे वो गाड़ी भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन अब ये चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन वो दोस्तों के बीच में हो सकता है कि आपका स्टेटस बन जाए, लेकिन लॉन्ग कैरियर के लिए वो खराब है। हमें नशे के फील्ड में तो कभी जाना ही नहीं चाहिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो शुरुआत में आपको फ्री में ये सब चीज़ें खिलाते हैं, लेकिन उन लोगों का उसके पीछे फायदा होता है। हमें उस सिंडिकेट का सदस्य नहीं बनना है, क्योंकि उनको पता है कि 5-7 दिन इनको फ्री में खिलाया तो 6ठे दिन इसको जरूरत होगी तो ये कहीं ना कहीं से पैसा लाएगा, और चाहे ये चोरी करके लाए, कुछ भी करके लाए, और अपना पूरा जीवन बर्बाद है वो हो जाएगा। फिर अपन नशा छोड़ना चाहते हैं तो भी अपन नशा है वो नहीं छोड़ पाएंगे। तो इसलिए कभी भी इस फील्ड में मत जाइए। और अपने जब भी, और कई बार ऐसा अपना मन होता है कि मैं इससे बाहर निकलूं, लेकिन अपन परिवार को नहीं बता पाते हैं, पुलिस को नहीं बता पाते हैं। लेकिन मेरा उन सबको ये संदेश है कि जीवन के अंदर कुछ भी दिक्कत आए, बेझिझक अपने परिवार के साथ संपर्क करें, अपने जो अच्छे मित्र रखें। मित्र अच्छे होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज अपन कहीं पर डिस्कशन करें। जो चीजें चाहे आपने कितना भी गलत किया है, लेकिन परिवार के साथ डिस्कशन जरूर करें, उससे कहीं ना कहीं इसका निकाल होगा। और पुनः मैं एक बार कहूंगा कि नशे के फील्ड में कभी भी है वो मत जाइए, ये अपना जीवन है वो बर्बाद कर देगा। थैंक यू सो मच सर, आज के इस एपिसोड को और शानदार बनाने के लिए, क्योंकि जो यंग जनरेशन है जो जहाँ जाती है वहाँ से वापस आना, उनको मोड़ना बहुत काफ़ी મુશ્કેલ हो जाता है। પણ તમે બહુ સરસ સંદેશ આપ્યો છે કે નશાના આદિ ન બનો, અને બીજી વસ્તુ ખૂબ જ મહત્વની છે કે તમારી પાસે અત્યારે જે સુખ છે એમાં સંતોષ માનો, જે નથી એની પાછળ રડવા કરતા એને પામવા માટેનું તમે હાર્ડ વર્ક કરો તો તમને એ સિદ્ધિ મળવાની છે। અને સૌથી વધારે મહત્વનું, તમારા માતા પિતાને તમે લક્ષ્યમાં રાખશો, ધ્યાનમાં રાખશો તો તમે કદી ઊંધા રસ્તે એટલે કે અવળા માર્ગે ક્યારેય ચડશો નહીં। અને જે વિદ્યાર્થીઓ ખાસ કરીને સરકારી પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા છે, 1 વખત 2 વખત અસફળતા મળે તો એ અસફળતાને આગળ લઈ જવાનું ન રાખતા, પરંતુ એ સફળતામાંથી સફળતા કેવી રીતે મેળવાય તે રસ્તો પણ તમે શોધી લેશો। તો પ્રેમસુખજી, થેન્ક યુ સો મચ આજની આ સફરમાં જોડાવા માટે। થેન્ક યુ, ધન્યવાદ। નેક્સ્ટ એપિસોડમાં આપણે ફરીથી મળીશું, એક નવી આવી જ યુવા પ્રતિભાશાળી વ્યક્તિની સફળતાની કહાની જાણીશું। ત્યાં સુધી આપ જોતા રહો ગુજરાત ફર્સ્ટ, અભિગમથી અવ્વલ।